आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की, जिनसे आपका क्वेश्चन जो है शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा हो, आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो टीईटी और एस्टेट की परीक्षा में सिलेबस में है आपके, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं और वो थोड़े से डाउट से हमारे गलत भी हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे और इसमें क्या बताया गया है, विशेष बातें क्या हैं ध्यान रखने योग्य जिनसे कि क्वेश्चन बनते हैं। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। आइए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन किया गया है। और ये मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? ये लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। अधिकार पत्र इसको बोलते हैं। प्रारंभ में जो है भारतीय संविधान 7 थे, मतलब भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन इस समय क्या है, 6 हैं। आगे आप देखिएगा, इसमें 7वें जो संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था। इस समय जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है, एक वैधानिक अधिकार है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। जो 6 अधिकार हैं हमारे, उनमें है समानता का अधिकार है, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद आप देख रहे हैं, इन सब के अंदर ही इनका वर्णन किया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं, एक 1 बाय 1 इनको देखते चलते हैं। समानता का अधिकार या समता का अधिकार, इसको हम देखते हैं। इसमें कहा है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद जो 14 है, इसमें इसका वर्णन है, भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण ये अनुच्छेद प्रदान करता है। और अनुच्छेद 15 में क्या कहा है, राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 15 में ऐसा बताया है। और अनुच्छेद 16 में क्या कहता है, यह अनुच्छेद 15 हो गया। फिर अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, कि सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत, भेदभाव, इन सब से दूर रहने की बात की गई है। और अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत, इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया है, केवल शिक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में उपाधि देने की परंपरा कायम है। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या कहता है, भारत के सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो स्पष्ट अपना बोल सकते हैं, कहीं पर भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, इस तरह से ये अधिकार इसमें प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि जब तक उसने ऐसा कोई कार्य न किया हो जो उस कार्य को करते समय, अगर कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसा कानून है जिसमें उसको अपराध माना जाए, तब तक अगर ये सिद्ध नहीं हो जाता है तो उसको दोषी नहीं माना जा सकता है। ठीक है, फिर है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसके अंतर्गत जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका अनुच्छेद 21 का में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 86वें, मतलब ये अक्सर पूछा जाता है, ये 86वां जो संविधान संशोधन था, अधिनियम था 2002 में, तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। इसकी जो मुख्य बातें क्या हैं, अनुच्छेद कौन सा है, आपको 21 का याद रखना है। कौन सा संशोधन अधिनियम था, 86वां। ठीक है, और उम्र क्या थी, आयु सीमा थी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। फिर है कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण, यह अनुच्छेद 22 में कहा गया। नेक्स्ट देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें बताया गया मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बताया गया। और जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी पर रोक, कारखाने आदि में इन सब पर निषेध लगाया गया, यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत था।
फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसका वर्णन है और इसको एक फॉर्मल रूप दिया गया है। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था। तो ये पंथ निरपेक्ष का मतलब ही था कि किसी एक विशेष धर्म को ज़्यादा महत्ता ना प्रदान करके, मतलब किसी एक खास धर्म को ही तवज्जो ना देकर सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया जाए। तो एक इसमें जो है इस तरह की स्वतंत्रता दी गई थी। इसमें कौन कौन सी है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने और उनके स्वामित्व का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन का अधिकार है, वो इस तरह से कर सकता है। ठीक है। विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए इसमें ये कहा गया है, अनुच्छेद 27 है, ये कहता है कि राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र किए गए धन को, भाई कोई भी टैक्स हम देते हैं तो इस तरह से जो भी टैक्स लिया जाता है इस तरह के धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए व्यय नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें किसी एक धर्म को ही ना मानकर उसको सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य किसी भी व्यक्ति को मतलब ऐसे बाध्य नहीं कर सकता है कि धार्मिक शिक्षा, इस विशेष धर्म की धार्मिक शिक्षा दी जाए और उसको ये मानना जरूरी हो, उस पर एक शासन लगाया जाए कि वो बिल्कुल भी उस चीज़ को मानने के लिए बाध्य हो जाए। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है आपको तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आगे देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इस तरह से इसमें कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों की बात की गई है। ये है अनुच्छेद 29। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इस तरह से उनके हितों का संरक्षण की बात की गई है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार क्या है, उसको अनुदान देने में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। इस तरह से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करवाई जा सकती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका। इसको अनुच्छेद 32 के तहत इसको एक मूल अधिकार का रूप दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा जाता है और इसकी जो महत्ता के बारे में बताया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल कहा, मतलब भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। शिक्षक भर्ती में इस तरह के बेसिक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आपकी सुपर टेट की परीक्षा हो, टीटेट की परीक्षा हो और कोई भी परीक्षा हो, DSSB वगैरह में भी इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो उपचार के लिए कहाँ जा सकता है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में भी जा सकता है अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। ठीक है। तो इसमें हम आगे देखते हैं, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के संबंध में रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी रिट होती हैं? इस तरह की 5 तरह की रिट होती हैं। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है। कई बार ये भी पूछ ले जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इन जो ये शब्द टर्म्स दिए गए हैं इनका मीनिंग क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। देखिए यहाँ पर 5 तरीके के हैं। पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब हम इसको 1 by 1 देखते हैं। तो यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए।
तो मतलब ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी उसको ये आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके कि उसको क्यों बंदी बनाया गया है, ऐसा उसने कौन सा अपराध किया है। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है, तो यही परमादेश होता है। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ बताया गया है कि लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से ना करने का आदेश दिया जाता है। फिर है प्रतिषेध लेख। ये आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश किया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसमें क्षेत्र की बात करता है। इस तरह का लेख ये जारी करता है। उत्प्रेषण में क्या होता है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। तो ये होता है उत्प्रेषण। इसके आप खाली टर्म समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इसका अधिकार प्रक्षालेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में किसी कार्य को करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसको वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रक्षा के आदेश द्वारा व्यक्तियों से पूछता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वो इस बात का उत्तर नहीं दे देता है, सेटिस्फाइड नहीं कर देता है, तो वो ये कार्य नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये हो गया अधिकार प्रक्षालेख। प्रच्छा मतलब पूछने का। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मौलिक अधिकारों की बात की है। इसके बाद हम लोग आगे और देखेंगे कि शासन व्यवस्था किस तरह की थी। तो आप चैनल पे बने रहिए। यहाँ से आपकी शिक्षक भर्ती की सभी तैयारी करवाई जाएगी, पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। आपका कोई भी टॉपिक यहाँ से मिस नहीं होगा। सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है सारे क्लियर करे जाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।